हेलो फ्रेंड, एक बार फिर मैं टॉप रेलवे भर्ती बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए जीएस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। आशा है कि आपको आगामी रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में इससे मदद मिलेगी और जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं ग्रेजुएशन लेवल का, एनटीपीसी का, उसमें भी काफ़ी मदद मिलेगी। तो मैं पीछे अपने कई वीडियो इस पर डाल चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को व्याख्या सहित लाया हूं बाय फुल एक्सप्लेनेशन। तो इसे देखें, समझें और जहां जो प्रश्न डाउटफुल होंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, उनको मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा आपके सामने। धन्यवाद। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें और आप अपने कमेंट्स ज़रूर दें, क्योंकि कमेंट से पता चलता है कि मेरा मेहनत कैसा है। धन्यवाद। पहले प्रश्न है, शुष्क सेल किस प्रकार का सेल है? विच काइंड ऑफ सेल इज ड्राई सेल? इसका आंसर है, ऑप्शन से हैं चतुर्थक सेल, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? तो शुष्क सेल होता है प्राथमिक सेल। इसका सही आंसर है बी। दूसरे क्वेश्चन प्रश्न पर आते हैं। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी वायु से गुजरने पर, जल से गुजरने पर, कांच से गुजरने पर, निर्वात से गुजरने पर। तो जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की वेग कम होती है, यानी जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की वेग कम होगी। तो देख लीजिए, वायु का डेंसिटी ज़्यादा है कि जल का है कि कांच का है कि निर्वात का है? तो सबसे घना माध्यम कौन है इसमें? कांच। इसलिए वायु की गति न्यूनतम किस में होगी? कांच में होगी। इसका सही आंसर होगा, की गति न्यूनतम किस में होगी? कांच से गुजरने पर होगी, क्योंकि म्यू इक्वल टू होता है C/V। वेलोसिटी कम कब होगी? जब म्यू ज़्यादा होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर, त्वरित चालक को बनाए जाते हैं किससे? लोहे का रॉड से, एल्युमिनियम का रॉड से, तांबे का रॉड से अथवा इस्पात का रॉड से। तो त्वरित चालक बनाए जाते हैं तांबे के रॉड से, कॉपर से। घर के ऊपर इस तरह से कॉपर के 3 कॉपर का फ्रिंज लगा रहता है, कॉपर ब्लेड। ये रड से होके जो आवेश इसमें बनते हैं, ऊपर बादलों में करंट के चलते जो भी चार्ज डेवलप होते हैं, इसके थ्रू ये नीचे अर्थ हो जाते हैं। और घर क्या होता है, उस प्रकार के जो खतरा है बादल के गरजने से, बिजली कड़कने से, उससे बच जाती है। तो त्वरित चालक बनाए जाते हैं किससे? तांबे के कंडक्टर से। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, किस यंत्र का काम डायनमो के कार्य का उल्टा होता है? डायनमो क्या काम करता है? डायनमो काम करता है क्या? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसका उल्टा मोटर क्या काम करता है? मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है पायरोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, थर्मामीटर से अथवा फ्लक्सोमीटर से। किससे मापा जाता है चुंबकीय क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। बी से लिखते हैं इसको। तो एक किससे मापा जाता है चुंबकीय क्षेत्र? पायरोमीटर क्या है? पायरोमीटर से हम बहुत अधिक टेम्परेचर, जैसे है सन का टेम्परेचर, इसको नापते हैं। हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी नापते हैं। थर्मामीटर टेम्परेचर नापते हैं। तो सही आंसर इसका क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र जो बच गया वो होगा, यानी फ्लक्सोमीटर से। इसका सही आंसर होगा फ्लक्सोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण है?
कौन सा होगा? पहला है 0 डिग्री, सेकेंड है 90 डिग्री, थर्ड है 45 डिग्री एंड फोर्थ है 180 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 0 डिग्री। इसका सही आंसर होगा 0 डिग्री 90 डिग्री। ये नमन कोण जो होता है ये 90 डिग्री होता है उत्तर ध्रुव का। ये विषुवत रेखा होता है बीच में। चलिए नेक्स्ट। और कुछ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जीके के हैं। स्कूटर के आविष्कारक कौन है? ब्राडशॉ, डैगलर, पारमिच और आइंस्टीन। बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। 8 का इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ब्राडशॉ। चलिए, साइंस के बीच में एक अच्छा जीके क्वेश्चन आ गया। स्कूटर के आविष्कारक है ब्राडशॉ। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की? ऑप्शन ए है एडविन हबल ने, बी है विक्टर हेस ने, सी है ब्रूनो रोसी ने और डी है कॉपरनिकस ने। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की? एडविन हबल, विक्टर हेस, ब्रूनो रोसी और कॉपरनिकस। तो बताइए। हबल तो टेलीस्कोप का खोज किया था, कॉपरनिकस खोज किया था सूर्य और उसके चारों ओर जो ग्रह चलते हैं उसके बारे में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है विक्टर हेस। कॉस्मिक किरणों की खोज कौन किया था? विक्टर हेस किया था। क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित संलयन से, अनियंत्रित संलयन से, नियंत्रित विखंडन से और अनियंत्रित विखंडन से। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा कैसे मिलती है? देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा जो मिलती है यह नाभिकीय विखंडन से मिलती है, यानी इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, उससे ऊर्जा मिलती है। तो न्यूक्लियर फिजन से ऊर्जा मिलती है। तो नियंत्रित होता है कि अनियंत्रित होता है? अब देखिए, अगर अनियंत्रित होगा विखंडन तो क्या होगा? ये रिएक्टर में इसको रोक पाना मुश्किल होगा, इसलिए इसको नियंत्रित किया जाता है कैडमियम बोरान के रस डालकर तथा कूलेंट वगैरह के मोडरेटर के मदद से इसको नियंत्रित किया जाता है। तो इसका सही आंसर कौन होगा? नियंत्रित विखंडन, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करती है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण और एक्स किरण। तो कोबाल्ट 60 किसको उत्सर्जित करती है? इनमें से एक गामा किरण को उत्सर्जित करती है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन ए है एडरसन, ऑप्शन बी है चैडविक, ऑप्शन सी है थॉमसन और ऑप्शन डी है रदरफोर्ड। तो इसका सही आंसर है एडरसन। इसका सही आंसर है एडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट क्या होता है? जिंक होता है, गंधक का अम्ल होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। शुष्क सेल, ड्राई सेल में इसमें विद्युत अपघट्ट कौन होता है? जिंक होता है, गंधक का अम्ल होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है या मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो इसका सही आंसर है अमोनियम क्लोराइड, नौसादर जिसको बोलते हैं। NH4Cl होता है, नौसादर होता है। ये चिपचिपा होता है। देखते होंगे एवरेडी जो ड्राई सेल आपके घर में रहता है, एवरेडी निप्पो कोई भी जो टॉर्च वगैरह में लगाते हैं, तो उसमें जब इसको खोलिएगा बाहर पार्ट बाय पार्ट तो कुछ चिपचिपा वाइट चीज़ मिलता है, वही इसका इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो यह अमोनियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अतिचालक का लक्षण क्या है? अतिचालक जिसका रेजिस्टेंस कम हो। तो अतिचालक का लक्षण क्या है? उच्च परागम्यता, निम्न परागम्यता, शून्य परागम्यता और अनंत परागम्यता। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उच्च परागम्यता, हाई कंडक्टिविटी जिसको बोलेंगे, यानी अतिचालक का लक्षण होता है उच्च परागम्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आइंस्टीन का संबंध किस देश से है? वैज्ञानिक आइंस्टीन रिलेटेड टू ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ग्रीस। तो ये कहाँ के थे आर्किमिडीज? तो इसका सही आंसर है आर्किमिडीज ग्रीस के थे।
इसका सही आंसर होगा ग्रीस, ग्रीक के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है। निम्न माने कम से कम समस्थानिक। पहला U-233, सेकेंड है U-235, U-238 और U-239। वह यूरेनियम जिसमें लो आइसोटोप्स होते हैं वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे लो जो निम्न समस्थानिक है U-235 में होता है, इसलिए आंसर इसका बी होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन है पहला, दूसरा हीलियम, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा ऑक्सीजन। तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? हाइड्रोजन देखिए हीलियम में बदलते रहता है तो नाभिकीय संलयन होता है। तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब हमको ट्रोपोस्फेयर में पाए जाते हैं, इधर ही पाए जाते हैं। लेकिन ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम बदलता है, मैं भी आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है। फर्स्ट है 10⁻⁻10 मीटर, सेकेंड है 10⁻10 मीटर, थर्ड है 10⁻2 मीटर और फोर्थ है 1 मीटर। तो 1 एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? देखिए फर्मी एंगस्ट्रम ऐसा बहुत ही छोटे लंबाई लेने में यूज होता है, बहुत ही निम्न माइक्रोस्कोपिक। तो इसमें सबसे छोटा जो है वही आंसर होगा। तो सबसे छोटा क्या है? 10⁻10 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा 10⁻10 मीटर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। का सबसे अच्छा चालक चारों में से कौन से अच्छा चालक होता है? पारा, Hg। इसलिए पारा का थर्मामीटर भी बनाया जाता है। थर्मामीटर में देखते हैं टेम्परेचर बढ़ने पर पारा ऊपर चढ़ता है, टेम्परेचर गिरने पर पारा नीचे गिर जाता है। इसलिए ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? पारा है। तो आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक, 0, 1 और 0 के बीच, 1 से ऊपर। आयतन प्रसार गुणांक अल्फा, बीटा, गामा। गामा होता है आयतन प्रसार गुणांक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है हमेशा? ये हमेशा ऋणात्मक होता है। इसका सही आंसर होगा ए, ऋणात्मक, निगेटिव। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? व्हाट इज द मास ऑफ अर्थ? पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? फर्स्ट है 3 × 10⁻11 किलोग्राम, सेकेंड है 6 × 10⁻15 किलोग्राम, फोर्थ है 6 × 10⁻24 किलोग्राम एंड फिफ्थ है फोर्थ है इसमें 7 × 10⁻30 किलोग्राम। 3 तो क्या होगा पृथ्वी का द्रव्यमान? ए है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? भू स्थिर उपग्रह 2 प्रकार का उपग्रह होता है। एक टेरेस्ट्रियल होता है, एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में एक रहता है, उसको भू स्थिर बोलते हैं। तो भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? भू स्थिर क्यों स्थिर रहेगा? क्योंकि अर्थ का रोटेशन और उसका रोटेशन दोनों क्या होगा? सेम होगा। दोनों का आवर्तकाल सेम होगा, तब वो एक जगह स्थिर नज़र आएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? खुद सोच के बताइए इतने हिंट के बाद। तो इसका सही आंसर होगा, पृथ्वी का आवर्तकाल 24 घंटा होता है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। अरे इसका भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर यानी 24 घंटा होगा, तभी वो एक ही जगह नज़र आएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिफ्ट की खोज किसने की? ए में है बेल्ट्स ने, बी फैराडे ने, सी एडिसन ने और फोर्थ डी है ओटिस ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो लिफ्ट की खोज मेरे हिसाब से ओटिस किया है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ओटिस, डी। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में कैसी ऊर्जा होती है? केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जा और कोई नहीं। क्या आंसर होगा?
इसमें दोनों प्रकार की ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण के नियम को फॉलो करते हुए उड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है? एट विच टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड विल बी 332 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सेकेंड है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, थर्ड है 100 डिग्री सेकेंड एंड फोर्थ है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये होता है NTP पर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका सही आंसर होगा ए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी -273 डिग्री केल्विन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? घटता जाता है, बढ़ता जाता है, ऊपर जाने पर बढ़ता है, नीचे जाने पर घटता है, और डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? देखिए, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे दोनों स्थिति में जी का मान घटता ही है। इसे सही आंसर इसका क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए, यानी घटता है। इसका सही आंसर होगा ए, घटता जाता है। याद रखिए, पृथ्वी से ऊपर या पृथ्वी तल के नीचे दोनों स्थिति में जी का मान क्या होता है? घटता है, जी डिक्रीज करता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, अपरिवर्तित रहता है, और डी है पहले बढ़ता है फिर घटता है। ऑप्शन डी आपको दिख नहीं रहा है, ये थोड़ा सा क्रॉप करने में कटा है। तो जब बर्फ़ पिघलती है तो बर्फ़ का आयतन क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, परिवर्तित रहता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है? ऑप्शन डी यही है। बताइए सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा आयतन घटता है। ठीक है, बर्फ़ पिघलती है तो इसका आयतन घटता है, ये होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? विच यूनिट्स इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट? फर्स्ट है ऊर्जा की यानी एनर्जी की, सेकेंड है टेम्परेचर की, ताप की, थर्ड है संवेग की, मोमेंटम की, और फोर्थ है वेग की। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? यह होती है ऊर्जा की इकाई। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, ऊर्जा की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होगा? फर्स्ट है इंक्रीजेज, बढ़ता है, सेकेंड है घटता है, थर्ड है पहले बढ़ता है फिर घटता है, थर्ड अपरिवर्तित रहता है। दाब बढ़ने पर जल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट जो होता है यानी क्वथनांक जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी दाब बढ़ने पर क्या होता है? क्वथनांक बढ़ते जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? यानी आंसर इसका होगा बढ़ता है, इंक्रीजेज। जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज व्हेन प्रेशर इंक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं। पहला है जल का पृष्ठ तनाव, सेकेंड है जल का आयतन, थर्ड है जल का घनत्व, और डी इसमें दिख नहीं रहा है लेकिन जल के प्रवाह की दर है, डी ऑप्शन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करेंट, प्रवाह की दर। सही आंसर इसका क्या है? डी, यानी जल के प्रवाह की दर को वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं। ये विस्कोसिटी चैप्टर में पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? बढ़ जाएगा। एक समान वेग है, बढ़ जाएगा, दूसरा है घट जाएगा, थर्ड है परिवर्तित रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बताइए क्या होगा? तो देखिए, लिफ्ट में व्यक्ति जा रहा है एक समान वेग से, एक समान वेग मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन हो जाता है 0, यानी एक्सेलरेशन है इसका 0। तो सिर्फ ये लिफ्ट के एक्सेलरेशन से तो व्यक्ति का भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि एडिशनल एक्सेलरेशन इसके साथ ऐड नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर होगा सी।
आंसर होगा सी। मैं लाया हूँ भौतिकी के कुछ फ्री फॉलिंग मोशन से अंकिक क्वेश्चन और न्यूमेरिकल प्रश्न कुछ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सोचा कि इसको ऐड करूँ। तो देखिए इसमें फर्स्ट है ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ ऑफ हाइट 19.6 मीटर। व्हाट इज इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद इसका स्पीड क्या होगा। ये प्रश्न है कि 19.6 मीटर से कोई पत्थर जब गिराया जा रहा है और ये हाइट दिया हुआ है 19.6 मीटर से पत्थर गिराया जा रहा है नीचे, यानी पत्थर गिराया जा रहा है आपको नीचे। तो नीचे जब गिराया जा रहा है तो यहाँ पहला जो वेग है, पहला वेग क्या है, यू बराबर क्या है, पहला जो वेग है यू इजकल टू हो जाएगा 0। यानी कोई वस्तु जब पहले रेस्ट में रहती है तो यू बराबर क्या रहती है 0, यानी यू इजकल टू इसका क्या होगा, पहले होगा यू इजकल टू 0। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, भी बराबर होता है यू प्लस माइनस जी टी। भी बराबर यू प्लस ए टी तो अब बचपन पढ़ेंगे, यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर चूँकि फ्री फॉलिंग है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण ए के जगह पर क्या होगा, जी होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसीलिए अब यू यहाँ 0 है तो भी बराबर क्या हो जाएगी, सिर्फ जी टी, क्योंकि यू इजकल टू क्या होगा, यू बराबर है 0। तो यू यहाँ 0 हो गया तो जी और टी, जी टी। तो भी बराबर अब क्या हो जाएगा, जी का मान होता है 9.8 और टाइम दिया हुआ है कितना, 1 सेकेंड। तो हो जाएगा कितना, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। इसका वैल्यू हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। समझ गए। इसको हाइट पर से कोई मतलब नहीं है, हाइट से इंडिपेंडेंट है। भी बराबर यू प्लस जी टी में कहीं हाइट नहीं आता है। तो स्पीड निकालना सिर्फ है, तो स्पीड में लास्ट स्पीड भी बराबर यू प्लस माइनस जी टी लगाए। यहाँ प्लस इसलिए होगा क्योंकि नीचे की ओर गिरता है तो प्लस होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ऊपर की ओर फेंका जाता है तो ये माइनस हो जाता है। ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो माइनस, नीचे की ओर गिरता है तो नीचे की ओर गिरता है तो होता है प्लस। इसका आंसर है 9.8 मीटर पर सेकेंड। देखिए कहता इन एबव प्रॉब्लम कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। इसी प्रश्न में 1 सेकेंड में कितना दूरी तय किया। तो देखिए 1 सेकेंड में कितना दूरी तय किया, कवर डिस्टेंस एस का फॉर्मूला होता है, एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, जहाँ ए क्या है, ए है त्वरण एक्सेलरेशन। तो जब कोई बॉडी फ्री फॉलिंग होती है, ऊपर से नीचे गिराई जाती है, तो वह नीचे से ऊपर फेंकी जाती है, तो लीनियर एक्सेलरेशन नहीं लग के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लगता है। हम बता चुके हैं अभी कि ऊपर जाने के केस में निगेटिव होता है और नीचे गिरने के केस में पॉजिटिव होता है। तो चलिए, और जब कोई बॉडी रेस्ट से फेंका जाता है ऊपर से नीचे, तो यू का मान होता है 0। यू का वैल्यू क्या होता है, ई का वैल्यू होता है 0। और दूरी को हम एस को एच लिखेंगे, हाइट। तो हाइट बराबर क्या होगा, इस प्रश्न में ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है तो 1 सेकेंड में कितना दूर तय करेगा। तो यहाँ u का मान तो 0 हो गया, तो इतना जो ut है, u ऑफ t है, ये 0 हो जाएगा। तो बचेगा हाफ जी टी स्क्वायर। एक जगह पर क्या लिखाएगा, g। तो वैल्यू रख दीजिए, g का मान कितना होता है, g का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। तो g का मान रख दीजिए यहाँ। अब देखिए, तो यहाँ h बराबर 1 सेकेंड में दूरी कितना तय करेगा, हाफ। g का मान होगा 9.8 और t है 1 सेकेंड, तो 1 ही रहेगा, यानी ये 4.9 से कट जाएगी, यानी हो जाएगा 4.9 मीटर। ये हाइट कितना होगा, कवर डिस्टेंस 4.9 मीटर। ये होगा 4.9 मीटर। तो फ्री फॉलिंग एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं आपको। इसको आप नोट कर लीजिए कि ऊपर से नीचे में तुरंत लगा देना। अगर टाइम पूछेगा तो इससे टाइम निकाल सकते हो, एच दिया हुआ रहेगा।
अगर नीचे से ऊपर फेंका जाएगा तब क्या होगा, ये मैं बता रहा हूँ। नीचे से ऊपर फेंका जाए तो नीचे से ऊपर फेंकने पर भी जीरो हो जाती है, यू रहता है। तो फार्मूला क्या होता है, एच बराबर होता है यू टी, फार्मूला एस बराबर क्या होता है यू टी प्लस होता है हाफ जी टी स्क्वायर प्लस माइनस। ऊपर के केस में जी बराबर जी निगेटिव होता है माइनस, लेकिन यू का मान दिया हुआ रहेगा। उसमें दिया हुआ क्वेश्चन में रहेगा कि 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से कोई वस्तु को फेंका जा रहा है, तो यू यहाँ 30 मीटर पर सेकेंड रहेगा। ठीक है, तो यू गिवन रहेगा, टाइम कितने सेकेंड के बाद ये गिवन रहेगा, जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड, कितना दूर अगर जाएगा तो इससे डायरेक्ट निकाल लेंगे। लेकिन कुछ और भी प्रश्न रहेगा, तो कितने सेकंड के बाद टाइम क्या हो जाएगा, ऊंचाई नहीं अगर दिया हुआ रहे तो थोड़ा सा हम भी पर गौर एक बार करते हैं कि भी बराबर क्या होता है। देखिए भी बराबर होता है यू माइनस जी टी। ऊपर जब जाएगा कोई वस्तु तो भी जीरो हो जाएगा, कहीं न कहीं जाकर रुक जाएगा। पूछे हाउ मेनी, हाउ फार इट कवर, कितना दूर तय करेगा, इस तरह क्वेश्चन रह सकता है। तब यू जीरो हो जाएगा तो यू माइनस जी टी, तो इसमें से हम निकाल सकते हैं यू बराबर जी टी। अगर मान लो टाइम दिया रहा इतना सेकेंड के बाद कितना दूर जाएगा या कुछ इस तरह का जिसमें प्रारंभिक वेग भी नहीं दिया हुआ रहे, तो इससे आप यू निकाल सकते हैं। यू निकल जाने के बाद इस देखिए फिर से वी बराबर यू माइनस जी टी, ऊपर जब कोई चीज़ जाएगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, रुक जाएगी, तो हो जाएगा फॉर्मूला यू माइनस जी टी। तो यू बराबर जी टी हो जाएगा, जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, टाइम आपका गिवन रह सकता है, तो इससे यू निकल जाएगा प्रारंभिक वेग, यू निकल गया कितना, यू निकल गया है यू बराबर जी टी निकल गया है माइनस जी टी, वी बराबर यू माइनस जी टी निकल गया। अब देखिए इससे आप टाइम यू निकाल सकते हैं, अगर यू गिवन है तो टी निकाल सकते हैं, यू माइनस जी करके इस तरह से टी निकाल सकते हैं कुछ भी, और भी हमेशा जीरो होगा, नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो एच यानी एस कुछ भी, एच बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये फार्मूला यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगा के आप कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। यू आपको निकल चुका है यहाँ से, यू का मान दे दीजिए, टाइम गिवन रहेगा, टाइम दे दीजिए, जी का मान पता है, टाइम पता है। इस प्रकार फ्री फॉलोइंग बॉडी में नीचे से ऊपर जब प्रश्न आता है तो आसान होता है, लेकिन ऊपर से नीचे में भी जीरो हो जाता है। अगर यू दिया रहे तो ठीक है, तो इसे डायरेक्ट निकाल लेंगे, यू नहीं दिया हुआ रहे तो यू बराबर माइनस जी टी लगा के हम यू निकाल लेंगे। तो धन्यवाद, आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं इसी क्रम को आगे रखूँगा। चूँकि एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसलिए उन अभ्यर्थियों को मेरा गुड लक, और उन्हीं के लिए मैं अभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डाल रहा हूँ कि जीएस का प्रश्न उससे नहीं छूटे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।